सा हम ये समझ लेते हैं, अभी जो क्लासेस आप देखने जा रहे हैं वो 6 टू 10th तक की होंगी, और आप जानते हैं 6 टू 10th तक जो भी क्लासेस हैं वो टीजीटी के लिए लगाई गई है। टीजीटी एनसीईआरटी के अगर हम देखें तो उसमें एनसीईआरटी की बुक्स में शामिल की गई है। तो टीजीटी और क्लास फर्स्ट से लेके 10th तक की बुक, और दूसरा हमारा पीजीटी, जो पीजीटी के लिए होंगे वो 11th और 12th की बुक पढ़ने वाले हैं। तो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी क्लास वाइज, जितने भी क्लास हैं उनके जितने भी चैप्टर होंगे वो सब हम एक क्लास के अंदर डालने वाले हैं। तो अगर आप टीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्लासेस देखनी है, पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो ये क्लासेस देखनी है। अगर आप दोनों के लिए कर रहे हैं तो आप दोनों ही सारी क्लासेस देख सकते हैं। पीजीटी के लिए भी शुरुआत करेंगे कल से, अभी तो आप टीजीटी के लिए देखिएगा। और पहली ही क्लास है हमारी, पहला ही चैप्टर है, और इसमें जो है हमारी कविता चिड़िया जो, तो वो चिड़िया जो हमारा पाठ 1 एनसीईआरटी कक्षा 6ठी का है ये। किसने लिखा है इसको, सबसे पहला सवाल आपका यहीं से बनना शुरू हो जाता है कि वो चिड़िया जो है इसको, इसके कवि कौन है। तो इसके जो कवि हैं वो केदारनाथ अग्रवाल हैं, और केदारनाथ अग्रवाल जो पुराने विद्यार्थी हैं उन्होंने बहुत ही डिटेल में इनको पढ़ा हुआ है। तो एक बार आप फिर से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अच्छी बात है, आप दोबारा से इसको पढ़ लेंगे। चलिए, तो काफ़ी सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, त्रिलोचन जी, मीना जी, उषा जी और रीना जी, बाकी जो भी जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। कुछ अच्छा संवाद है जो एग्जाम में आने लायक है, उन संवादों को देखेंगे, और भाव क्या है लेखक के या उसका उद्देश्य क्या था, इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ चूंकि ये हमारी कविता है और केदारनाथ अग्रवाल ने लिखा है, तो इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय जानने का प्रयास करते हैं। और इनके जीवन परिचय के रूप में आप देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 1911 में, और निधन 2000 ईस्वी में हुआ था। 1911, और निधन कब हुआ था इनका, निधन का जो समय है वो 2000 ईस्वी में हुआ था। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्योंकि सारे जितने भी आपके कवि होंगे, लेखक होंगे, उनके जन्म के विषय में भी आपको याद रखना होगा। मुझे लगता है आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे होंगे, क्योंकि इतनी देर से किसी ने कुछ कहा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आप एक बार कंफर्म करें। दूसरा, इनके माता पिता के बारे में बात करें तो इनकी जो माता जी थी, माता जी का नाम क्या था। माता जी का नाम था घिसट्टो देवी। आप जानते हैं उस समय ऐसे नाम हुआ करते थे, ठीक है। माता जी का नाम क्या था, घिसट्टो देवी। और इनके जो पिताजी थे, पिता का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे जो पिता थे उनका नाम था हनुमान प्रसाद, और ये भी अच्छे कवि लेखक थे। पिता का नाम क्या था, हनुमान प्रसाद। ये आप नोट बनाते जाएंगे। आप पीडीएफ तो मिलेगी, वो बात की बात है, जब आप किसी चीज की तैयारी कर रहे होते हैं जो भी आप नोट्स बनाते हैं वो आपके अपने नोट्स होते हैं। आप शॉर्ट में किस तरह से बना सकते हैं ताकि जब आप अंतिम समय में रिविजन करें, पुनरावृत्ति करें, तो वो नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएं, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करें। तो जो भी आप चैप्टर, चूंकि शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, पहली ही क्लास है, तो अगर आप अभी से छोड़ देंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, आपको इकट्ठे बहुत सारा बनाना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप पहली ही क्लास से अपना नोट बनाना शुरू करें। अपने हाथ से लिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लिखते हुए भी याद हो जाएंगी। तो आप पीडीएफ के ऊपर डिपेंड ना रहें, अपने नोट्स खुद बनाएं, क्लास के साथ साथ बनाएं, समझते हुए बनाएं, और दोबारा आपको कभी टाइम मिले तो इन क्लासेस को दोबारा देखेंगे। नोट्स बनाते समय जो भी चीज़ें हो सकता है आपने याद की हो, दोबारा आप उनको कभी हेडफोन लगाकर अगर सुनते भी हैं तो रिविजन में हो जाएंगे। हनुमान प्रसाद जो हैं ये भी अच्छे, मैंने कहा, कवि थे। मान के उपनाम से रचनाएं किया करते थे, और इनकी एक रचना है मधुरिमा। तो ये आप थोड़ा सा नोट करके लिख सकते हैं कि इनके पिता मान के नाम से, मान के नाम से रचनाएं करते थे।
और इनकी एक रचना है जिसका नाम है मधुरिमा। रचना कौन सी, मैं यहीं पे लिख देती हूँ, दूसरे पेज पे क्यों ले जाऊंगी। रचना का नाम है मधुरिमा। किसने लिखी है? इनके पिताजी ने। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि इनके पिताजी हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मधुरिमा इनकी कविताओं का संग्रह है जिसके अंदर इनकी 29 रचनाएं हैं। ध्यान रखेंगे कितनी रचनाएं हैं इसमें, तो इस मधुरिमा के अंदर इनकी टोटल 29 रचनाएं हैं। तो ये तो इनके माता पिता की जानकारी हो गई। समय इनका क्या है साहित्य के अंदर, जब इनका स्थान देखते हैं तो किस युग के अंतर्गत आते हैं, किस समय के अंतर्गत आते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आरंभ में तो ये छायावादी थे। इनके बारे में थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनमें आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं कि आरंभ में छायावादी थे। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे हमारे कवि लेखक हुए हैं, शुरुआत में किसी और विचार से प्रभावित थे, बाद में जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती गई, प्रौढ़ता आती गई, उनका जो है सोचने का तरीका बदलने लगा। तो छायावाद का मतलब क्या है? स्वच्छंदतावाद से आप लेते हैं कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी लिखने के लिए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं, समाज के प्रति आपका कोई दृष्टिकोण नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपका एक उत्तरदायित्व तो बनता है अपने समाज के प्रति, जहां आप रह रहे हैं, अपने लोगों के प्रति, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में। तो बाद में इनको इस जिम्मेदारी का एहसास होता है और आरंभ में छायावादी थे, बाद में क्या हो गए, तो बाद में प्रगतिवादी। तो मुख्य रूप से आप किसमें इनको काउंट करेंगे? अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मुख्य रूप से इनको प्रगतिवादी कवि कहा जाएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जो किसान हैं या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी चीजें रही थी उनका बहुत ही इन्होंने बारीकी से वर्णन किया है। कहते हैं जमीन से जुड़े हुए कवि थे या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज्यादा इनका लगाव था। तो चलिए, उषा जी भी आ गई हैं और रेणु यादव जी भी आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। इनका एक उपनाम था, ये शुरुआती दौर में जो रचनाएं किया करते थे वो बालेंदु उपनाम से किया करते थे। तो आप इसको भी मेंशन करेंगे, सारी इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। बालेंदु उपनाम से शुरुआती इनकी रचनाएं हुआ करती थी। चलिए, और इनके कुछ उपनाम हैं। आप जानते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं सुमित्रा नंदन पंत को, और बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत की तरह ही रचनाएं करने के कारण, यानी प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाएं करने के कारण इनको भी प्रकृति से जुड़ा हुआ कवि कहा जाता है, और प्रकृति का कवि भी इनको कहा जाता है। इसको आप लिख सकते हैं। इन्हें प्रकृति का कवि, प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। और जब हम प्रकृति का कवि कहते हैं तो आप जानते हैं एक तो प्रकृति का सुकुमार कवि, दो सवाल बनते हैं, और इनको कहते हैं प्रकृति का उपासक कवि। प्रश्न बन जाता है प्रकृति का उपासक कवि। तीन तरह के, एक तो प्रकृति का कवि, तीन प्रकृति से संबंधित, मैं इसको अलग से लिखवाऊंगी। प्रकृति का कवि कौन है? तो यहाँ से आपको जवाब मिलता है केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ये आप अलग से नोट करें क्योंकि मिलते जुलते सवालों में ये वाला प्रश्न जो है आपका बन जाता है। एक तो प्रकृति का कवि हो गया, दूसरा प्रकृति का सुकुमार कवि, और ये कौन है? तो ये पंत जी को कहा जाता है, मतलब एक जैसी लगभग रचनाएं करने के कारण। और ध्यान रखेंगे अज्ञे जी ने इनके बारे में कहा है कि मिट्टी से जुड़े हुए कवि हैं। तो ये कुछ इनके इंपॉर्टेंट कथन भी आप लिख सकते हैं। महत्वपूर्ण कथन इनके बारे में, रचनाओं पर भी जाएंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। हाँ, केन कवि, बिल्कुल उषा जी, केन का कवि भी कहा जाता है, केन किनारे का कवि कहा जाता है। इनके बारे में आपने बहुत सारी चीजें जो है पढ़ी हैं, जैसे केन का कवि भी इनको कहते हैं। ये थोड़ा सा आप यहीं पर मेंशन कर लें।
इन्हें केन का कवि, केन का कवि भी कहा जाता है। अच्छा, केन का कवि कहने के पीछे ध्यान रखेंगे क्या रीजन है? क्योंकि केन नदी के बारे में आपने सुना है, कहते हैं कि केन नदी के किनारे बैठा करते थे, उस नदी के तट पर बैठकर घंटों निहारा करते थे उसको, और बहुत सारी भावनाएं इनकी निकलती थी उस नदी को देखकर। तो बहुत ही लगाव था इनको इस नदी से। इन्हीं परिवार का कवि भी कहते हैं, इन्हीं परिवार का कवि, परिवार का कवि भी कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए केन का कवि किसको कहा जाता है, प्रकृति का कवि किसे कहा जाता है, परिवार का कवि किसे कहा जाता है, तो नाम आपका वही आता है, केदारनाथ अग्रवाल जी। ठीक है, दूसरा हम कुछ कथनों की बात कर रहे थे। कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल वास्तव में ग्रामीण संस्कृति के चितेरे कवि। अब यहाँ से एक सवाल बन जाए कि ग्रामीण संस्कृति का चितेरा कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। किसने कहा है? अज्ञे ने कहा है। तो इसको आप कथन के रूप में देख लेंगे कि केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल वास्तव में ग्रामीण संस्कृति, अगर आपने पहले नोट बनाए होंगे, पुरानी क्लासेस में से नोट बनाए होंगे, तो आप उस नोट को देखें। मुझे लगता है बार बार नोट नहीं बनाना है, मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रही हूँ जो पुराने विद्यार्थी हैं, पहले से नोट्स बना चुके हैं। तो आप उसी में से जो कवि परिचय होगा, लेखक परिचय होगा, उसको आप रिवाइज करेंगे, उसमें से नोट करेंगे। कहीं कुछ ऐड करना है तो कर सकते हैं, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल बनाना है आपको। और जो पुराने हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे कवि होंगे, लेखक होंगे जो एनसीईआरटी में थे और आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो उनको जब भी आप पढ़ेंगे तो उनके लिए आप जरूर नोट बनाएंगे। ठीक है, वास्तव में ग्रामीण संस्कृति व प्रकृति के चितेरे चितेरे हैं। इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव की गंध आती है। इनकी कविताओं में इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव की मिट्टी से जुड़ाव की गंध आती है। और ये कथन किसका है? तो ये अज्ञे जी का कथन है, इसको आप नोट करेंगे। दूसरा इनके बारे में एक महत्वपूर्ण कथन है कि छायावादोत्तर कविता के पंत हैं। अगर प्रश्न बन जाए कि केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का पंत किसको माना जाता है, या दूसरा सवाल किसने माना है, दोनों तरीकों से सवाल बनता है। तो केदारनाथ अग्रवाल केदारनाथ अग्रवाल छायावादोत्तर कविता के छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। कुछ और भी इन्होंने इसके आगे कहा है, और अंत में कहते हैं कि पंत की प्रकृति कैसी है? पहाड़ी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पंत की प्रकृति, प्रकृति मतलब जो उनकी कविताओं का नेचर हुआ करता था, वो पहाड़ी आप जानते हैं बुंदेलखंड से ही, उत्तराखंड से संबंधित है। जो पंत है उत्तराखंड से संबंधित हैं, और ये जो है जो बुंदेलखंड से संबंधित हैं। तो उसी को जोड़कर इन्होंने ये बताया है कि दोनों में अगर कुछ अंतर है, जो आपने डैश डैश छोड़ा है, ये जो कथन है इनका कि दोनों में अगर कोई अंतर है तो समय और काल का है। ठीक है, काल और समय का है या स्थान का है, ये बात इन्होंने कही है। पंत की जो प्रकृति है वो पहाड़ी है। एक मिनट, पंत की प्रकृति पहाड़ी है और केदार की मैदानी बुंदेलखंडी, मैदानी बुंदेलखंडी।
ये जो कथन है ध्यान रखें कि किसका है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। तो जब इनको इनके साथ जोड़ दिया गया, मतलब कंपेयर कर दिया गया इनके साथ, तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं प्रकृति का कवि अपने आप ही बन जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी समानताएँ हैं, प्रकृति का दोनों ने ही चित्रण किया है और ये दोनों ही कथन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी के साथ। ध्यान रखेंगे इनको आप जब भी ये नोट बना रहे होंगे, मैं शुरुआत में कुछ चीज़ें बताऊँगी आपको जो मुझे लगेगी आपको जानना ज़रूरी है। जब आप नोट्स बना रहे हैं तो जो कवि या लेखक होंगे उनको आप अलग से नोट बनाइएगा और जो हमारा चैप्टर होगा उसको आप अलग से नोट बनाइएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे आप केदारनाथ अग्रवाल जी को 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वैसे इनका एक चैप्टर 9th क्लास में भी मिलेगा, चंद्रगहना से लौटती बेर। तो अब आप बार-बार इनको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं बार-बार ये नहीं कि 6th क्लास में अगर वो राइटर है, तो उसमें पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में 9th क्लास में जाएँगे, फिर वही चीज़ें पढ़ेंगे। तो बार-बार इनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। जो भी सेम होंगे, आप 6 टू 12 तक जब पढ़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे कवि होंगे, बहुत सारे ऐसे रचनाकार होंगे, जो आप देखेंगे कि लगभग सेम है। जैसे महादेवी वर्मा आपको हर क्लास में मिल जाएँगी। तो उनको हम केवल एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे और आप जब भी राइटर या कवि का नोट बना रहे होंगे तो उसको अलग से बनाइएगा, ताकि आपको बार-बार उसमें बनाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ढूँढने की ज़रूरत ना पड़े। आप जब भी नोट बनाएँगे, जैसे यहाँ पर ये क्लास 6 में है, 9th में भी है, तो इसके आगे आप मेंशन कर सकते हैं क्लास 6, क्लास 9th, दोनों के लिए हो जाएगा। बस आप उसके बाद जो भी इनसे रिलेटेड चैप्टर होगा उसके नोट्स बनाएँगे, बार-बार इनको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, कौसानी अल्मोड़ा से थे, बिल्कुल उत्तराखंड के विद्यार्थी के लिए वैसे ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो एक और कथन इनके बारे में आप लिख सकते हैं कि केन नदी तो उनके तन मन में ऐसी रची बसी है। देखो केन नदी तो उनके तन मन में उनके तन मन में ऐसी रची बसी है यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि केन नदी जो है किस तरह से इनके साथ जुड़ी है। जैसे पीपल के पत्ते होते हैं, पत्तों के अंदर आप देखते हैं बहुत सारी नसें फैली होती हैं। तो यहाँ पर जो आलोचक है इनके बारे में कहते हैं कि केल नदी इनके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें, जैसे पीपल के पत्तों में पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। अब यहीं से दो सवाल निकल जाते हैं, किसने और किसके बारे में। तो जब भी आप ये चीजें पढ़ेंगे ध्यान रखेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह जी का ये कथन है और प्रश्न बन जाए किसके बारे में है, तो बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में। ये तो हो गया इनका जीवन परिचय और इनके बारे में जो इनको उपाधियां दी गई या इनका जुड़ाव किससे था। अब थोड़ी सी रचनाओं की बात कर लेते हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें आपको क्या याद रखना चाहिए रचनाओं के अंदर। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं युग की गंगा, इनकी इंपॉर्टेंट रचना। उससे पहले इनकी जो प्रथम कविता थी, किसी भी कवि की प्रथम कविता इंपॉर्टेंट होती है अगर वो जानकारी में है। तो इनकी जो प्रथम कविता थी वो क्या थी, छाया। प्रथम कविता क्या थी, छाया। और इस प्रथम कविता छाया का जो प्रकाशन किया गया था 1928 1928 ईस्वी में। तो पहली कविता छाया आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा इनके कुछ काव्य संकलन हैं, कविताएं भी देखेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर इनके जीवन परिचय में शामिल की गई हैं। ये वो चीजें हम पढ़ रहे हैं जो आपके थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है जिसका, ठीक है। काव्य संकलन में आप किसको देखने वाले हैं, वैसे तो बहुत सारी रचनाएं हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं पर बात करेंगे। काव्य संकलन में आप देखेंगे युग की गंगा जो है इंपॉर्टेंट रचना है, पूछ ली जाती है युग की गंगा जो है किसकी रचना है। तो युग की गंगा हो गई, समय क्या है इसका 1947। और इसके बारे में याद रखेंगे ये इनका प्रथम काव्य संकलन था, प्रथम संकलन इसको माना जाता है जो युग की गंगा। अब दो चीजें अलग है, एक तो प्रथम कविता अलग है, कविता मतलब छोटी सी कविता हो सकती है, लेकिन जब आप संकलन की बात करते हैं इसका मतलब है कि उस नाम जो दिया गया है उसके अंदर बहुत सारी कविताएं इनकी संकलित कर दी गई हैं। तो एक तो आपकी युग की गंगा है, नींद के बादल, दूसरी कौन सी रचना है इनकी, नींद के बादल।
और एक इनकी रचना है लोक आलोक, ना लोक आलोक भी इनकी रचना है एक, लोक और आलोक। महत्वपूर्ण रचनाओं की ही चर्चा करेंगे। इसके अलावा बात करें तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचना इनकी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और ये आप जानते हैं टीजीटी पीजीटी में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसके अलावा इनकी रचना की बात करें तो आग का आईना बहुत अच्छी इनकी रचना है। आग का दरिया अलग है, ध्यान रखेंगे, अगर आपने पढ़ा है आग का दरिया किसका है तो बता सकते हैं। इनकी रचना कौन सी है? आग का आईना, आग का आईना। और एक और रचना हे मेरी तुम। ये जो हे मेरी तुम है, कहते हैं कि अपनी पत्नी से इनको बहुत ज्यादा लगाव था और अपनी पत्नी को समर्पित करके इन्होंने कविता लिखी थी जिसका नाम था, एक तो केन नदी, दूसरा इनकी पत्नी। ये दो ही चीजें इनके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। थोड़ा सा समय आप मेंशन कर ले, नींद के बादल जो है 1947 में इसको लिखा गया था, 1947 में। और जो लोक आलोक है, ध्यान रखेंगे, लगभग लोक आलोक का जो समय है 10 साल का डिफरेंस आ जाता है। तो 57, आप 47 से सीधे 57 याद रख लें और इजिली आप याद रख पाएंगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 की रचना है, 1965। और आग का आईना जो है ये 1970 की रचना है, 1970 ईस्वी की। और हे मेरी तुम 1981। तो ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको कोई पुरस्कार भी मिला है क्या? तो मैंने पूछा आपसे कि इनका, हाँ, नींद के बादल हैं, आलोक पर्व नहीं, आलोक लोक और आलोक है, ठीक है, आलोक पर्व नहीं है इनकी। अच्छा, चैट दिखाई नहीं दे रहा, वो मैं रोज भूल जाती हूँ, सेटिंग सही करना, कोई बात नहीं। जो एक रचना और है, प्यार मार प्यार की थापें, मार प्यार की थापें। इसमें थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं कि पत्नी को समर्पित रचना है ये, पत्नी को समर्पित रचना। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि कौन सी रचना इन्होंने अपनी पत्नी को समर्पित करके लिखी है। ठीक है, मार प्यार की थापी जो है 1981 की रचना है ये। और इसके अलावा हम बात करें तो इनकी एक रचना है अपूर्वा। अपूर्वा जो है इंपॉर्टेंट रचना है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में आप मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसको पुरस्कार दिया जा चुका है, 1984 की रचना है और इसको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन सा पुरस्कार मिला है इसको? तो साहित्य अकादमी से सम्मानित। ये इसके विषय में आप थोड़ा सा याद अलग से रख सकते हैं। प्रश्न बन जाता है किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 84 की रचना है, 2 साल के बाद। कब दिया गया था? 1986 में, 2 साल के बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको मिला था। और बोले बोल अबोल भी एक रचना है इनकी, हालांकि समय इसको छोड़ सकते हैं। बोले बोल अबोल। कुछ रचनाएं मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, पुरानी क्लास में आपने डिटेल में उसको पढ़ा होगा। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रचनाएं महत्वपूर्ण। और एक रचना और है जिसको आप नहीं छोड़ सकते हैं, जमुन जल तुम। जमुन जल, ये वो रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए आप इनको नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, 1984 की ही रचना है, 1984 में आपको अपूर्वा मिल रही है और ये भी इंपॉर्टेंट है, 1984 में लिखा गया था। तो ये कुछ रचनाएं। इसके अलावा आत्मगंध भी है, एक आत्मगंध जो कि एनसीईआरटी के अंदर भी शामिल की गई है। शामिल करने का मतलब है इनके जीवन परिचय के अंदर लिखा गया है। आत्मगंध भी इन्होंने लिखा है और इसका जो समय है 1988, 1988। वैसे तो मुझे लगता है रचनाएं जब आप पढ़ते जाते हैं तो बहुत सारी, अस्थि और अंकुर भी इनकी रचना है। अस्थि और अंकुर जो है वो रचना थोड़ा सा आप कह सकते हैं प्रगतिवादी रचना के अंतर्गत आती है, बहुत अच्छी रचना है अस्थि और अंकुर। तो एक कविता पढ़ते हैं, मारो मारो हसिया काटो काटो कर भी, तो इसी के अंदर संकलित है वो, अस्थि और अंकुर। ठीक है, इसको, इसके विषय में आप इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रख सकते हैं कि इसका प्रकाशन 2005, जब 2005 की बात करें मतलब निधन के बाद, प्रकाशन क्या था? 2000, लिखा तो पहले ही गया था लेकिन इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 2005 के अंदर, मतलब निधन के बाद प्रकाशित। क्या आप लोगों को दिख रहा है किनारे जो मैं लिख रही हूँ? एक मिनट कर लेती हूँ। ठीक है, निधन के बाद प्रकाशित हुई थी
तो इसको आप अलग से हाईलाइट, कई बार रचनाएं पूछ ली जाती हैं कि कौन सी रचना इनके निधन के बाद प्रकाशित हुई थी। और इनकी जो एक लंबी कविता है, सबसे लंबी कविता इनकी कौन सी मानी जाती है? कविता कहने का मतलब कविता संग्रह, तो कुकी कोयल खड़े पेड़ की देह, एक आगे आप लिख लेंगे यहाँ पे, इनकी एक लंबी कविता है। कुकी कोयल, खड़े पेड़ की देह। तो ये एक लंबी कविता, और इसमें जो है 1997 में इन्होंने इसको लिखी थी, सबसे लंबी मतलब सबसे ज्यादा प्रकाशित। और एक इनका जो कह सकते हैं पूंजीवाद पर इन्होंने व्यंग किया है। जब प्रगतिवादी हैं तो जाहिर सी बात है पूंजीवाद पर व्यंग करते हुए नजर आएंगे। रचना क्या है? कहे केदार खड़ी खड़ी, कहे केदार खड़ी खड़ी। वैसे तो ये नाम में ही आपको पता चल जाएगा कि केदार जी की रचना है, बहुत ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इस संदर्भ में पूछ ली जा सकती है कि इसके अंदर क्या है। तो 1983 में इन्होंने इसको लिखा था, और इसमें पूंजीवाद पर कह सकते हैं, पूंजीवाद पर क्या है, इसमें पूंजीवाद पर व्यंग किया है इन्होंने। जब खरी खरी की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसके अंदर व्यंग ही आएगा, ये आप अनुमान लगा पा रहे हैं। अमित जी गुड इवनिंग। अच्छा, पूछ रहे हैं कि लाइव क्लास के बाद ये क्लास रिकॉर्डेड कहाँ पर मिलेगी? तो जब आप एप्लीकेशन खोलते होंगे, पेड कोर्स पर क्लिक करते होंगे, तो ऊपर आप देखेंगे ऐसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड का आता है, टेस्ट का आता है, सारे ऑप्शन देखेंगे। वहाँ पे आपको जो रिकॉर्डेड वाला सेक्शन मिलेगा उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको सारे सेक्शन खुल के मिल जाएंगे। और ये जो आपका सेक्शन है वो केवीएस के नाम से बना होगा, केवीएस के अंदर जाएंगे तो आपको सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा आप एप्लीकेशन पे काम करें, एक दो बार उसमें ढूंढें, अपने आप थोड़ा सा मेहनत करें, सारे सेक्शन आपको दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये कहे केदार खरी खरी 1983 पूंजीवाद पर इन्होंने व्यंग किया है। एक तरह से कह सकते हैं कि इन्होंने जो डॉलर है, डॉलर की जो बढ़ती कीमतें थी या उसका बढ़ता स्तर था, उसके प्रति आगाह करने का प्रयास किया है। तो ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, कहीं पूंजीवाद सीधा ना पूछकर डॉलर के प्रति जो है चिंता जताई है। आप ये कह सकते हैं कि डॉलर के बढ़ते खतरे से, डॉलर के बढ़ते खतरे से आगाह किया। खतरे कहने का मतलब उसकी जो कीमतें बढ़ रही हैं, और आज आप देख रहे हैं सबसे जो मजबूत क्या है वो डॉलर ही है। तो ये दो तरीके से यहाँ से निकल जाते हैं कौन सी रचना है जिसमें डॉलर पर इन्होंने बात की है, तो यही रचना है। और पूंजीवाद पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने व्यंग किया है। ठीक है, चलिए। हाँ, जमुंजल तुम, सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चैट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, चैट नहीं दिखाई दे रहा है तो अगली बार से हम इसको देख लेंगे। अब ये तो हो गई वो रचनाएं जो इनकी आपको थोड़े स्तर लेवल था उस तक पढ़नी थी। कुछ एनसीईआरटी के अंदर इनकी प्रमुख कविताएं दी गई हैं। ये जो कविताएं हैं ध्यान रखेंगे, इसको आप देखेंगे किसी न किसी के अंदर संकलित होती हैं, तो इनका आपको प्रकाशन वर्ष नहीं याद रखना होता है। प्रमुख कविताएं जो कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी इनके जीवन परिचय में शामिल की गई हैं, उनके नाम आप जरूर याद रखें, और वो कविताएं क्या क्या हैं। एक तो नींद के बादल, कविता भी है संग्रह भी है। नींद के बादल इनकी एक कविता हो गई। युग की गंगा तो है ही है, ये प्रसिद्ध कविताओं में भी आ जाती है। ठीक है, हे मेरी तुम, शीर्षक यही है। संकलन के अलावा भी ये कविता आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा पंख और पतवार, पंख और पतवार जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। और इसके अलावा बात करें तो एक रचना है जो 9th क्लास में है, चंद गहना से लौटती बेर, तो वो आप जरूर याद रखें। चंद्र गहना से लौटती बेर, बेर मतलब समय को आप ले सकते हैं। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनके बारे में याद रखेंगे। इनकी जो कविताएं हैं उसमें बहुत इन्होंने अपने समय का
तो उल्लेख किया ही है, मतलब अपने वातावरण का भी उल्लेख है। वातावरण कहने का मतलब है कि जिस क्षेत्र से ये संबंधित थे, ठीक है, जिस क्षेत्र से संबंधित है, यानी बुंदेलखंड का इनकी रचनाओं में जो है वो सब कुछ देखने को मिल जाता है, बुंदेलखंड से लगाव इनको देखने को मिल जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, केदारनाथ अग्रवाल जी की। जो पाठ 1 वो चिड़िया जो हमारी कविता है उसके लेखक हैं। जन्म इनका 1911, निधन 2000 ईस्वी। माता का नाम घिसट्टो देवी था, पिताजी इनके थे हनुमान प्रसाद, और इनके पिता जो है वो मान के नाम से रचनाएं किया करते थे। इनकी रचना मिलती है मधुरिमा, जिसके अंदर इनकी 29 रचनाएं संकलित हैं। इसके अलावा इनके बारे में हमने जाना कि आरंभ में ये छायावादी थे, बाद में प्रगतिवादी की तरफ रुख करते हैं। शुरुआत में बालेंदु उपनाम, इंपॉर्टेंट है ये उपनाम, बालेंदु उपनाम से रचनाएं कौन करता था, तो बिल्कुल केदारनाथ अग्रवाल जी करते थे। हमारे साहित्य में एक कवि और हैं, केदारनाथ सिंह। तो जब आप सिंह जी को पढ़ेंगे, अग्रवाल जी को पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे। इन्हें प्रकृति का कवि भी कहा जाता है, और 2 कवि यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, प्रकृति का कवि और प्रकृति का सुकुमार कवि होगा तो पंत जी को रखेंगे, ध्यान रखना कहीं कंफ्यूज हो जाए आप। इन्हें केन का कवि भी कहा जाता है, परिवार का कवि भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा आपने इनके बारे में देखा कि केदारनाथ अग्रवाल वास्तव में ग्रामीण संस्कृति व प्रकृति के चितेरे हैं। इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव की गंध आती है, अज्ञे जी का कथन है। केदारनाथ अग्रवाल छायावादोत्तर कविता के सुमित्रा नंदन पंत हैं। पंत की प्रकृति पहाड़ी है और केदार की मैदानी। तो सीधे प्रश्न यही से बन सकता है कि पंत की प्रकृति पहाड़ी है, केदार की मैदानी, किसका कथन है? तो कथन को टुकड़ों में भी तोड़ के दिया जा सकता है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी का कथन है। इसके अलावा आपने इनके बारे में देखा कि केन नदी तो उनके तन मन में ऐसी रची बसी है जैसे पीपल के पत्तों में फैली हुई नसें। इसका कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह जी का है। रचनाओं में आपने प्रथम कविता देखी छाया 1928 ईस्वी में। काव्य संकलन में आपने युग की गंगा देखा, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947, प्रथम काव्य संकलन है ये। इसके अलावा इनकी रचनाओं में आपने देखा नींद के बादल 1947 ईस्वी की रचना, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, हे मेरी तुम 1981, पत्नी को समर्पित रचना है, मार प्यार की थापे 1981, अपूर्वा इंपॉर्टेंट रचना क्योंकि इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, आप भले ही प्रकाशन वर्ष भूल जाएं लेकिन पुरस्कार कब मिला उसको याद रखना है। बोले बोल अबोल इनकी एक और रचना, इसका भी आप प्रकाशन वर्ष लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1985। बोले बोल अबोल जो है 1985 की रचना है। और जमुन जल तुम 84, आत्मगंध 88, अस्थि और अंकुर 2005, निधन के बाद इसका प्रकाशन किया गया। और इनके बारे में आपने कुछ महत्वपूर्ण कविताओं में कुकी कोयल खड़े पेड़ की देह 1997, कहे केदार खरी करी 1983 की रचना है, पूंजीवाद पर व्यंग है, डॉलर के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया गया है। प्रमुख कविताओं में ये सारी कविताएं जो आपने अभी संकलन के रूप में देखा वो तो आपको याद रखनी है। ये 9th क्लास की कविता है तो पूछ ली जाती है, चंद्रगहना से लौटती बेर किसकी रचना है, तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। हाँ, माझी न बजाओ बंसी मेरा मन ढोलता है 9th क्लास में था पहले, अभी एनसीईआरटी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये कविता दी गई है, चंद्रगहना से लौटती बेर। तो ये तो इनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो आपने देख लिया है। क्या इनके कुछ उपन्यास भी हैं? तो बिल्कुल इनके उपन्यास हैं और यात्रावृत्त है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं, कुछ क्यों छोड़े हम, है ना, कोई चीज क्यों छोड़े जब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फटाफट से, ज्यादा नहीं है, 2 ही उपन्यास है, उसको भी आप लिख सकते हैं। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन से हैं? हालांकि उपन्यास के लिए इतने बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट बना लें, कभी आप रिविजन करें। एक तो पतिया है 1985, कौन सी है पतिया, आपने कभी सुना नहीं होगा इसलिए मैं कह रही हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन छोड़ना नहीं, 1985 में लिखा। और दूसरा थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, बैल बाजी मार ले गए, यह अधूरा है, बैल बाजी मार ले गए, ये कैसा है, इनका अधूरा उपन्यास है, इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो ये आप अधूरे के सेंस में याद रखेंगे। निबंध इन्होंने लिखा है, निबंध में क्या लिखा है इन्होंने, निबंध है इनका समय समय पर, और समय समय पर जो निबंध है वो इनका लिखा गया था 1970 ईस्वी में। और दूसरा जो है विचार बोध, विचार बोध, और इसके अलावा एक और इनका निबंध है विवेक विवेचन, विवेक विवेचन। तो ये इनके द्वारा कुछ जो है निबंध लिखे गए हैं, ठीक है। 80 और 81 ईस्वी का आप समय मेंशन कर सकते हैं, 1980 और 1981।
कुछ यात्रा वृत्तांत भी इन्होंने लिखा, बस्ती खिले गुलाबों की, इनका एक यात्रा साहित्य भी है, तो भी आप मेंशन करें यात्रा साहित्य। और यात्रा साहित्य में क्या है, जो है बंसी खिले गुलाबों की, सॉरी बस्ती खिले गुलाबों की, बस्ती खिले गुलाबों की। विधाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस विधा की रचना है, तो आप एक तो विधा याद रखेंगे और दूसरा किसकी रचना है ये भी याद रखेंगे। ये इनका यात्रा साहित्य है जिसके अंदर इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत को मेंशन किया है। चलिए ठीक है, कितनी देर से क्लास चल रही है शैलजा जी? अभी हम बस केदारनाथ जी को पढ़ रहे हैं, 7 बजे क्लास शुरू हुई थी, तो आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया। अब आते हैं अपनी कविता पर, जो कि इनकी प्रसिद्ध पंक्तियों में आप याद रख सकते हैं, काटो काटो करबी मारो मारो हंसिया, और दूसरा जो है चंद्र गहना से लौटती बेर की जो पंक्तियां हैं कि एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, तो ये चने के ऊपर मतलब पूरी प्रकृति के ऊपर इन्होंने लिख दिया है, बांधे मुरेठा शीश पर। पूरी कविता आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आगे हम पढ़ेंगे 9th क्लास में, तो इंपॉर्टेंट जो खासकर इनकी कविताएं आएंगी एनसीईआरटी के अंदर, उसकी पंक्तियां आप याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब थोड़ा सा अपनी कविता पर आते हैं। कविता हमारी जो है वो चिड़िया जो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट में आपको कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर और आपको जानकारी देना चाहूंगी। जानकारी क्या है कि जब आप ये चैप्टर पढ़ लेंगे, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे, शब्दों के अर्थ समझते हुए, कविता का भावार्थ समझते हुए, हालांकि आपसे भावार्थ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे तो आप जो शब्द यहाँ पर देख रहे हैं उसके पर्यायवाची ज्यादा छोटा दिख रहा है क्या? एक मिनट, शब्दों के जो पर्यायवाची हैं वो आपको याद रखने हैं, और इससे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सब आपको क्लास के तुरंत बाद तो नहीं, मतलब संडे संडे जब आता है तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पर इसी के साथ जुड़ा हुआ आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है। एक तो आप क्लास देखेंगे, क्लास के साथ जो भी पीडीएफ अटैच होगी, वैसे तो आप अपना नोट खुद बनाएंगे, मैं इस चीज पर बार बार जोर देना चाहूंगी। पीडीएफ अपना जो अपना नोट है खुद बनाएंगे, उसके बाद पीडीएफ भी वहां पर रहेगी। आप पीडीएफ को रिवीजन के लिए कहीं आपका नोट कुछ छूट जाता है तो उसको देख सकते हैं, और चैप्टर पढ़ने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर ज्यादा थोड़ा क्योंकि समय लगता है, तो ये जो इसके एमसीक्यूज होंगे वो आपको क्लास के साथ ही अटैच एमसीक्यू फॉर्म में मिल जाते हैं, तो वो आपको इसको एक बार देख लेना, इसको आप प्रैक्टिस में ले लेना, अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो मुझे लगता है समझ आ गया होगा जो नए विद्यार्थी हैं उनको कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी कविता है वो चिड़िया, जो पहला ही पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। लाइव चैट शो नहीं हो रहा मीना जी, मैं कल इस चीज को जो है दोबारा देख लूंगी। वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वो छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। ये जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है, और इस कविता के अंदर केदारनाथ अग्रवाल स्वयं को एक छोटी चिड़िया मानकर बात कर रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं ये जो नीले कंठों वाली चिड़िया है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पर भावार्थ पहले समझ लें कि केदारनाथ अग्रवाल जी, केदारनाथ अग्रवाल स्वयं को एक छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया मानकर, नीले पंखों वाली चिड़िया मानकर अपना प्रकृति प्रेम, इसीलिए हम इनको प्रकृति का कवि कह रहे हैं, अपना प्रकृति प्रेम दर्शाया है। यानी खुद को एक छोटी सी चिड़िया माना है, और एक छोटी सी चिड़िया को प्रकृति की किन किन चीजों से प्रेम है, वो जो चीजें बता रहे हैं आप ये मान के चलेंगे कि वो सब केदारनाथ अग्रवाल जी को प्रिय है, और अपनी प्रिय चीजों के बारे में उन्होंने कविता के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया है। चलिए आर के आनंद जी कह रहे हैं नोट्स बनाए हैं लेकिन कंटेंट इतना नहीं मिल पाया था, तो आप नोट्स में ही आपकी जगह होगी, आप उस नोट्स के अंदर उसको मेंशन कर लें अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है तो। वो चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने, जुंडी क्या होता है? ज्वार,
आपने एक अनाज के रूप में देखा होगा। हमारे यहाँ पे पहले बहुत ज्वार बाजरा जो है खाया जाता था। ज्वार बाजरा एक मोटे अनाज के रूप में खाया जाता था और बहुत हद तक आपने अगर कभी गांव या ग्रामीण क्षेत्र में आप रहे होंगे तो आप जब नया नया अनाज उगता है, खासकर जब वो बिल्कुल छोटा सा, जैसे हम गेहूं की ही बात कर लेते हैं, जब वो अपनी बालियों के बीच निकल रहा होता है तो अगर आप उसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस करोगे तो उसमें से व्हाइट व्हाइट चीजें निकलती हैं, तो एक दूध जैसा आपको आभास होता है। या मटर भी बहुत छोटी होती है, हालांकि उसका कलर होता है अलग, लेकिन जब वो थोड़ा सॉफ्ट होता है तो उसके अंदर से कुछ लिक्विड जैसा जब अगर आप उसको दबाते हैं तो निकलता है। तो दूध में व्हाइट निकलता है, व्हाइट होता है। ज्वार और गेहूं में भी जो आप उसका पल्प देखते हैं वो व्हाइट होता है जब वो नया नया होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि वो चिड़िया, मतलब वो मैं एक ऐसी चिड़िया हूँ। वो कौन? अपने स्वयं के बारे में आपने भावार्थ देख लिया यहाँ पर कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच मारने का मतलब है कि अपनी चोंच से, या आप ये भी कह सकते हैं कि झपट्टा। अच्छा, चिड़िया जो है अपनी चोंच से क्या करती है, चीजों को चुगती है, एक झपट्टे से ले लेती है, आप कह सकते हैं। तो झपट्टा मारकर या अपनी चोंच से दूध से भरे हुए जुंडी के दाने, दूध से भरे हुए जुंडी यानी कि ज्वार के दाने बहुत ही रुचि से, मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा क्या है, प्रिय है, उसको बहुत ज्यादा प्रिय है, तो बहुत ही रुचि से, रस से आनंदित होकर, रस क्या है, आनंद के संदर्भ में आप इसको देखते हैं तो आप कह सकते हैं बहुत ही रुचि से आनंदित होकर खा लेती है। अगर आपको आपकी मनपसंद चीज मिल जाए तो आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन चीजों में ना आपको आनंद आता है। आपको कोई खाना पसंद है, आपके सामने वो लाकर रख दे कोई, तो देखते ही मन बिल्कुल खुश हो जाता है ना, मन कहते हैं ना गार्डन गार्डन हो गया, तो वही वाला भाव यहाँ पर आता है। चिड़िया को क्या पसंद है, दूध भरे ज्वार के दाने पसंद है और बड़े ही प्यार से, बड़े ही आनंद के साथ वो उसको खा लेती है। वो छोटी संतोषी चिड़िया, संतोषी कहने का मतलब है बहुत ही कम चीजों में भी संतोष कर लेने वाली। संतोष क्या है कि भाई आप उसी में ही संतुष्ट हो गए हैं, संतुष्ट हो जाना, संतोष कर लेना। तो कहते हैं कि वो छोटी, वो नन्ही सी छोटी सी जो संतोषी चिड़िया है, संतोषी कहने का मतलब अनाज के दाने को पाकर ही संतोष कर लेने वाली वो नन्ही चिड़िया जो नीले पंखों वाली है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो नीले पंखों वाली है, उसके पंख नीले हैं और उसको अन्न से बहुत ज्यादा प्यार है। अन्न से जिसको प्यार होगा, जो धरती से जुड़ा हुआ होगा, वो जानता होगा जब अन्न से हर कोई प्यार नहीं कर सकता है। मैं इसको इस संदर्भ में कहना चाहूंगी, अगर आप शहरों में रहते हैं, आपको सब कुछ पैसे देके मिल जा रहा है, आप कुछ भी अनाज कुछ भी खाना चाह रहे हैं, आपके लिए आसान है, आप पैसे देते हैं, चीजें ले आते हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में जुड़ा हुआ है, जो व्यक्ति उस इन्वायरमेंट को, उस पर्यावरण को, उस वातावरण को देख रहा है जहां पर एक किसान है, वो कितनी मुश्किलों से अनाज उगाता है, उसके पीछे कितना उसका पसीना बहता है, कितनी लागत लगती है, मतलब एक पूरा संघर्ष उसका दिखाई दे जाता है। तो ऐसे में अनाज से वही प्रेम कर सकता है जो उन परिस्थितियों को देख कर आया हो। तो केदारनाथ अग्रवाल चूंकि उन परिस्थितियों से परिचित हैं, तो कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत ज्यादा प्यार है और इस छोटे से अन्न से, मतलब थोड़े से अन्न से ही मैं संतोष कर लेने वाली वो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया हूँ। ये इसका पूरा भावार्थ है। मुझे लगता है आपने समझा होगा, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप ये बताएं कि इसको भावार्थ को आपको एक एक लाइन लिखवाना उचित रहेगा या आप ऐसे ही समझ लेंगे, ये आपको बताना है। बाकी भावार्थ मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, तो मीनिंग आप समझ लेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे कि वो छोटी सी चिड़िया जो ज्वार के दूध भरे दाने बड़े प्रेम से, आनंद से खाकर संतोष कर लेती है, मैं वही नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ जिसको अनाज से बहुत ज्यादा प्यार है। अनाज से प्यार होने का रीजन आप जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए कवि हैं। हाँ, क्लास 6 का ही है सलजा जी। आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो थोड़ा सा लेट जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं, आज हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में ये हमारा जो है पहला चैप्टर है वो चिड़िया। जो इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा जूम कर देना चाहूंगी। चले, वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो विजन शब्द है। ये विजन का क्या मतलब होता है? विजन का मतलब होता है, ध्यान रखेंगे, जहां पर कोई इंसान ना रहे। इसको आप रिलेट कर सकते हैं निर्जन के साथ, तो निर्जन के साथ भी रिलेट करते हैं। और जहां कोई आकाश नहीं, कोई व्यक्ति नहीं रहता, उसको आप आकाश के साथ भी रिलेट करते हैं।
जंगल भी हो सकता है जहां कोई व्यक्ति नहीं रहता है, तो एक ऐसा स्थान जहां कोई आता जाता ना हो, मतलब जो हमारे पशु पक्षी हैं बहुत ही स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं निर्जन जो होता है वो जंगल भी होता है। घने जंगल में कोई निर्जन, जन मतलब होता है लोग, मतलब लोग कहने का मतलब हमारी इंसानी जो एक प्रजाति है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो कहते हैं वो चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ मतलब होता है गला, अपना गला खोलकर, मतलब बिना किसी परेशानी के, अब उसके पास कोई है नहीं, ध्यान रखेंगे। चिड़िया मधुर स्वर में गाती है, खुले आसमान में गाती है, पूरे जोश के साथ कंठ खोलकर, क्योंकि उसको कोई सुनने वाला वहां पर नहीं है, उसको ये नहीं परेशानी है कि कोई उसको डिस्टर्ब कर देगा, है ना। तो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर, मतलब जंगल की खातिर। अब जब जंगल की खातिर गाएगी तो जंगल में जो रहने वाले जीव जंतु हैं वो भी तो सुनेंगे, है ना। तो आप यहाँ पर रिलेट करेंगे कि जो जीव जंतु हैं, अच्छा बूढ़े क्यों कहा गया है, क्योंकि जंगल जो है प्राचीन हो सकता है। जंगल आप जानते हैं एक दिन में नहीं बनता है, उसको बनने में समय लगता है। और चिड़िया अभी नई नई आई है, जंगल की उम्र और चिड़िया की उम्र में कितना अंतर होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो अपनी उम्र को देखते हुए उसने कहा कि जो बूढ़े वन बाबा हैं, मतलब बहुत पहले से यहाँ पर पूरा जंगल जो सजा हुआ है, उसके लिए, खातिर मतलब होता है उसके लिए, है ना, किसी के लिए। अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप कहते हैं कि उसकी खातिर मैंने ये काम किया। तो बूढ़े या पुराने जंगल के लिए कंठ खोलकर वो गीत गाती है, रस उड़ेल कर। रस उड़ेलने का मतलब है कि पूरा जो उसका गीत है उसके अंदर आनंद भर देने वाला स्वर होता है, आनंद भर देने वाला या आनंदित कर देने वाला स्वर। पहले मैं इसको टुकड़ों में बताऊंगी, फिर एक साथ इसका भावार्थ देखेंगे। वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, मुंह बोली, मुंह से बोली, मतलब मुंह बोली वो चिड़िया एग्जिस्ट करती है नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो कहते वो छोटी सी मुंह बोली चिड़िया, मुंह से बोली हुई चिड़िया, नीले पंखों, मैं ही हूं वो नीले पंखों वाली, मुझे विजन से, निर्जन स्थान से बहुत प्रेम है। अगर आप इसको आकाश से लेंगे, निर्जन स्थान, तो मुझे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ना बहुत ज्यादा पसंद है। या अगर आप इसको जंगल से लेंगे तो मुझे जंगल में रहना बहुत ज्यादा पसंद है। वैसे इसका जो मीनिंग सही होता है वो निर्जन होता है, ऐसा स्थान जहां पर कोई जन ना रहता हो। तो इसको एक बार सारा ऐसे देखते हैं। वो चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े बन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है, वो छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। तो कहते हैं वो चिड़िया जो हमेशा अपना खुले गले से, मतलब खुले कंठ से, प्राचीन या पुराने जंगल के लिए पूरे आनंद के साथ गाती है, और जंगल के जो लोग हैं, जंगल के जो जीव जंतु हैं, वो सब क्या करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। मुंह से बोली हुई वो छोटी सी नीले पंखों वाली चिड़िया, मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, मुझे निर्जन स्थान से बहुत ज्यादा प्रेम है, या आप कह सकते हैं मुझे स्वतंत्र रहना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको आप स्वतंत्रता के साथ भी जोड़ सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई है नहीं तो आपको कोई रोके टोकेगा नहीं, अगर आपको आप पर रोक टोक नहीं है तो इसका मतलब है कि आप स्वतंत्र हैं। तो कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। जंगल से प्रेम है, कवि को जंगल से प्रेम है, आपने इनके बारे में देखा, प्रकृति से जुड़े हुए कवि हैं, तो जंगल से प्रेम होगा, आकाश से भी प्रेम होगा, है ना। तो सब कुछ यहाँ पर अपनी भावनाएं जो है इन्होंने व्यक्त कर दी है। सिर्फ पीजीटी है, कैसे पढ़ूं। भारती जी आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैं इसको लास्ट में बताती हूँ, इस पर मैं लास्ट में चर्चा करती हूँ। जो पीजीटी वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए, बीच में हालांकि मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में एक बार करना चाहूंगी। ये पंक्तियां पहले आप देख लें। चलिए, जो पीजीटी वाले विद्यार्थी हैं, कवियों को, लेखकों को तो बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके किसी और एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि लेखक और कवि प्रश्न यहाँ से बन जाता है। वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वो छोटी गर्बीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। हर पंक्ति में किसी ना किसी से इन्होंने अपना प्यार जाहिर किया है। ध्यान रखेंगे कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी, चढ़ी नदी का मतलब क्या है कि यहाँ पर उफनती नदी की बात की गई है। पानी जो है नदी का लबालब भरा हुआ है, उफनती नदी, जिसके अंदर बहुत ही लबालब यानी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। दिल टटोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर दिल टटोलने का मतलब थाह लेना। दिल टटोलना मतलब थाह लेना। आप थाह लेना का मतलब क्या है कि नदी के अंदर कितना पानी है, आप इसकी जानकारी इकट्ठा करें पहले, है ना। थाह लेना, किसी के बारे में बहुत अच्छे से जानना। जल का मोती, यहाँ पर जल का मोती क्या है, जल को मोती के रूप में दिखाया गया है, मतलब जल रूपी मोती आप कह सकते हैं, जल रूपी मोती।
वैसे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारा समास लगा दिया गया है तत्पुरुष समास है, लेकिन अगर यहाँ पर का हटा दे तो यहाँ पर आपको रूपक अलंकार मिल जाता है, क्योंकि जल को मोती माना गया है, जल रूपी मोती आप कह सकते हैं। उपमेय उपमान में अब कोई अंतर नहीं रह गया है। तो जल का मोती ले जाती है, मतलब पानी की बूंदें, वो पानी की बूंदें उसके लिए बहुत कीमती है। नदी जो है प्रकृति से जुड़ी हुई है और उसकी जो है बूंदे चिड़िया के लिए या कह सकते हैं किसी भी इंसान के लिए, जानवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पानी की बूंदे वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं वो छूटी गर्वीली। गर्वीली चिड़िया का मतलब क्या है? गर्व करने वाली, गर्व करने वाली, अपने आप पर बहुत ही प्राउड फील करने वाली। अच्छा, ये प्राउड या गर्व क्यों फील कर रही है? क्योंकि इतना भरा हुआ जल है पानी का, मतलब नदी का जल इतना ज्यादा भरा हुआ है, एक बार जब उसकी थाह मिल जाए तो कोई भी उसके आसपास भटकने से डर जाएगा। लेकिन ये जो चिड़िया है इतनी ज्यादा हिम्मती है कि उस उफनती नदी से एक बूंद पानी, उसकी चोंच में तो एक ही बूंद आएगा, एक बूंद पानी लेके वहां से उड़ जाती है। तो कहते हैं कि वो छोटी गर्व करने वाली चिड़िया, मुझे अपने आप पर गर्व है, नीले पंखों वाली मैं ही तो हूं, मुझे नदी से बहुत ज्यादा प्यार है। अब एक बार इसको पूरा एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि वो चिड़िया जो चोंच मारकर, मतलब अपनी चोंच से, चोंच मारकर चोंच से उफनती हुई नदी की थाह लेने के बाद भी एक जल का मोती, मतलब एक बूंद जल लेकर उड़ जाती है, वो गर्व करने वाली चिड़िया मैं ही तो हूं, जिसके पंख नीले हैं और मुझे नदी से बहुत ज्यादा प्यार है। तो कुल मिलाकर ये 3 पंक्तियों की आपकी कविता है और इस कविता में आप देखेंगे कवि का जो प्रकृति प्रेम है वो इसने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो एक एक शब्द का मुझे जो डिफिकल्ट लगा वो मैंने मीनिंग आपको बता दिया। अब ये जो है आप एक बार इसको चाहे तो जो मैंने बताया है उसको भावार्थ नोट कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं इजीली। आपको अगर वर्ड मीनिंग आ गया तो आप अर्थ इजीली निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई आज पहली क्लास है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि हम प्रश्न कैसे कैसे पढ़ेंगे। आज मैं आपको प्रश्न थोड़े से दूंगी सॉल्व करने के लिए, आप आंसर करेंगे। अगली बार से हो सकता है ये एमसीक्यूज आपको यहाँ पर ना मिले लाइव क्लास में, आपको ये सीधा जो चैप्टर होगा उसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा, आप वहां पे अपने आप लगाएंगे। ठीक है, तो प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा फटाफट से और क्लास को यहीं पर जो है समाप्त करेंगे। अब तक मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर तो आपको दिख गया आंसर, कोई बात नहीं। वो चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? तो इसका उत्तर आसान था। उत्तर क्या था? केदारनाथ अग्रवाल। अगला जो प्रश्न है वो आप आंसर करेंगे। लिखा है चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है। बहुत ज्यादा छोटा लिखा हुआ है। चलो मैं ऐसे ही प्रश्न पूछती हूँ, आप आंसर करें। चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? आप इसको आंसर करें फटाफट। आप अपने ना फिंगर से थोड़ा काम करना शुरू करें और मोबाइल पर स्क्रीन पर थोड़ा सा देखें और ज्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आंसर करें। प्रश्न मैं बोल रही हूँ, आप इसको सुनकर आंसर करें। प्रश्न है चिड़िया आनंद से क्या खा लेती है। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मैंने ऐसे बोला, सी नहीं देना, आपको लिख कर देना है। चिड़िया आनंद से क्या खा लेती है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ। दूध भरे गेहूं के दाने, दूध भरे मक्के के दाने, दूध भरे ज्वार के दाने या दूध भरे धान के दाने। तो पहले वाले का आंसर आपको देना है। आंसर करते रहें आप लोग। किया क्या आप लोगों ने आंसर? हाँ, ज्वार के दाने, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप मुझे सुने और आंसर करें। ठीक है, अगला सवाल है चिड़िया किसके लिए गाती है। ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, मैं बड़ा नहीं करूंगी क्योंकि बड़ा करने से आपको आंसर दिख सकता है। अपने लिए, कवि के लिए, जंगल के लिए मतलब वन के लिए, अपने मित्र के लिए। कवि जो कविता के अंदर चिड़िया है वो किसके लिए गाती है? चलो मैं कर देती हूँ, आप आंसर देख लें, कोई बात नहीं। अगली बार से मैं आंसर हटा के लाऊंगी क्योंकि इस बार ना उसमें लगाने के लिए मैंने ऐसे लगा दिया था। तो चिड़िया किसके लिए गाती है? वन के लिए गाती है, ये आप देख चुके हैं। अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है चिड़िया के पंख किस रंग के हैं। काले हैं, नीले हैं, हरे हैं, लाल हैं। तो अब तक आप देख चुके हैं कि हाँ बिल्कुल अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। सुरभि जी, मीना जी, शैलजा जी, सुचिता जी, भारती विष्ट जी, विनीता जी, मीना जी और बहुत सारे विद्यार्थी हैं और सबका अच्छा आंसर आ रहा है।
लास्ट में एक सवाल होगा, उसका आंसर आप करेंगे, ठीक है। ये तो इजी सवाल है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ पर पूछा गया चिड़िया के पंख किस रंग के थे? चिड़िया के पंख नीले थे। वन बाबा, बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे और पूछा गया जुंडी का अर्थ क्या होता है? जुंडी का मीनिंग क्या होता है? तो जुंडी का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? वो होता है ज्वार की बाली। ज्वार की बाली होता है जुंडी का अर्थ। अगला सवाल, नीले आपको शायद दिख नहीं रहा होगा कौन से नंबर पे नीले लिखा हुआ है, तो आप, हाँ, नीले पंखों वाली, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर पूछा गया कवि ने चिड़िया को कैसी चिड़िया कहा है? छोटी चिड़िया कहा है, मुंह बोली चिड़िया कहा है, गर्वीली चिड़िया कहा है, या सभी कहा है? मतलब चौथा जो ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल कवि ने उपरोक्त सभी माना है। जो चिड़िया है वो छोटी भी है, वो मुंह बोली भी है, गर्वीली भी है, उपरोक्त सभी, मतलब सारे इसके अंदर आ जाते हैं। आज की पीडीएफ लास्ट वाला जो है थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, कल से मैं इसको प्रॉपर तरीके से बना के लाऊंगी, ठीक है। आज पहली क्लास थी तो अनुमान नहीं लगा पाई मैं, और इस तरह का जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं। छोटी चिड़िया बहती नदी से कितना पानी लेकर उड़ जाती है? एक बूंद। जब आप एक बूंद पानी लेकर उड़ेंगे, ठीक है, तभी वो मोती के समान होगी। अगर आप पूरा पानी उड़ेल दें तो मोती नहीं लगेगा। मोती क्या होती है? एक बूंद पानी होगी तभी उसको आप मोती कहेंगे। तो यहां से आप लगाएंगे एक बूंद पानी लेकर उड़ जाती है। अगला सवाल, नन्ही चिड़िया स्वभाव से कैसी है? साहसी है, घमंडी है, संतोषी है, लालची है? तो बिल्कुल नन्ही चिड़िया जो है वो स्वभाव से कैसी है? संतोषी है। नन्ही चिड़िया स्वभाव से संतोषी है। आगे बढ़ेंगे, संतोष कर लेती है थोड़े से अनाज में। पूछा गया चिड़िया को किन चीजों से प्यार है? नदी से, जंगल से, अन्न से, या इन सभी से? तो जो छोटी चिड़िया है उनको किससे प्यार है? सभी से प्यार है। आप सारे प्रश्न जो है इस फॉर्म में देख सकते हैं। अगला है, चिड़िया नदी से जल लेते समय क्या टटोलती है? सतह टटोलती है, तल टटोलती है, या फिर तट टटोलती है, या फिर दिल टटोलती है? तो नदी का जो है वो क्या टटोलती है? दिल टटोलती है। मतलब दिल टटोलने का मतलब क्या होता है? सवाल बन जाए दिल टटोलना, अर्थ क्या होगा? तो थाह लेना, ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला जो सवाल है इसमें पूछा गया है कि चिड़िया को पसंद है फल, सब्जी, अनाज के दाने, मिठाई। उसको मिठाई नहीं पसंद है, मिठाई खा के क्या ही करेगी बेचारी, तो अनाज के दानों से प्यार है, अनाज के दाने ही पसंद करेगी, वो भी दूध भरे, मतलब बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट दाने जो होते हैं, नए नए निकले हुए दाने। चलिए, चिड़िया किसके लिए गाती है? तो चिड़िया किसके लिए गाती है? जंगल के लिए गाती है। नदी के लिए नहीं गाती है, संगीत प्रेमियों के लिए नहीं गाती है, मित्रों के लिए नहीं गाती है। जंगल, बूढ़े वन बाबा क्यों कहा गया है? क्योंकि जंगल बहुत पुराना है, याद रखेंगे। चिड़िया किस प्रकार गाती है? पंख खोलकर, मन खोलकर, मुंह खोलकर, कंठ खोलकर। कंठ खोलने का मतलब होता है कि पूरे स्वर में, मधुर स्वर में, बिना किसी हिचक के। मतलब आपके पास, आप कई बार ऐसा होता है, आप घर में अकेले भी रहते होंगे, तो कभी आपका गाने का मन करे, आप बिल्कुल होश नहीं रहता कि आप कहाँ पर हैं। भले ही पीछे से कोई सुन रहा हो, आप एकदम से सुर में शुरू कर देते हैं, तो उसको कहते हैं ना कंठ खोल के, मतलब बेफिक्री भरा गाना। तो बिल्कुल वैसे ही चिड़िया गा रही होती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल यहाँ पर है, चिड़िया आनंद पूर्वक क्या खाती है? तो दूध भरे ज्वार के दाने खा लेती है। चैप्टर समझने के बाद ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। एक और सवाल, चिड़िया के पंख के रंग कैसे हैं? नीले हैं, इसका जवाब आप दे चुके हैं। और एक और सवाल यहाँ पर आपके लिए है, चिड़िया अपने गाने में क्या उड़ेलती है? तो चिड़िया अपने गाने में क्या उड़ेलती है? चिड़िया अपने गाने में रस उड़ेलती है। ये थोड़ा सा आप इसको देखेंगे। तो एक और सवाल है, ये दूध को अनाज के दाने, चिड़िया को अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते हैं, क्यों? वे दूध जैसे मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। इससे चिड़िया का पेट भरता है, अनाज आसानी से मिल जाता है, इसमें से कोई नहीं। तो उसमें दूध जैसे मीठे स्वादिष्ट दाने होते हैं, मतलब वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं उसके अंदर। हाँ, सही बात है सुरभि जी, करिए अपनी ही धुन में गाते रहते हैं। अगर पीछे से नजर पड़ जाए, कोई सुन भी रहा है, तब तो फिर चेहरे के भाव ही कुछ अलग हो जाते हैं, है ना। तो आनंद का जो भाव है वो एकदम से ऐसा हो जाता है कि अरे, ये सवाल आपके लिए है और ये अच्छा सवाल है। इसका आप आंसर करेंगे लिखकर, ठीक है। लिखना क्या है आपको इसमें? मुझे लगता है ये सवाल आपको क्लियरली दिख रहा होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है क्या? एक्चुअली आज मेरे साथ समस्या क्या हुई, वैसे मैं नॉर्मली पीडीएफ में बनाती हूँ, वर्ड फाइल में बनाती हूँ, लेकिन
उस पे जो लिखा हुआ होता है ना वो मिट जाता है, तो नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो आज मैंने कुछ अलग जो है उसमें बनाने का प्रयास किया है ताकि नोट्स बचे रहें। और हाँ, दिख रहा है। चलिए इसका आंसर करेंगे आप। प्रश्न क्या है कि दिए गए, ये आपकी बुक में से ही है, ध्यान रखेंगे सारा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है एनसीईआरटी की बुक में से ही लिया गया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मैडम ये क्या पूछने लग गई हैं। एक्सरसाइज के अंदर ये चीजें दी गई हैं, एक्सरसाइज को भी हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक भाषा की बात होती है जिसके अंदर ग्रामर से जुड़े हुए सारे प्रश्न आते हैं। एक तो होता है कविता से या पाठ से, जो चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। दूसरा होता है आपका भाषा से संबंधित प्रश्न, है ना। तो भाषा वाला जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर सारा ग्रामर कवर हो जाता है। तो हर चैप्टर के पीछे जो भी आपके ग्रामर वाले क्वेश्चन होंगे एनसीईआरटी के अंदर, उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सही है, ऐसे रहने, ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण, आप जानते हैं क्रिया विशेषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के क्रिया विशेषण बेसिकली क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं, अव्यय शब्द होते हैं। और अव्यय क्या होते हैं, जिसमें देखें आप लिंग, वचन, काल, कारक आदि की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब अपरिवर्तनीय होते हैं वो शब्द। तो यहाँ पर आपको कार्य या रीति वाले, मतलब रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको पहचानना है, कौन सा होगा। पहला है, ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना होगा, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। ये एक सवाल है आपका। अच्छा, मीना जी ने पहले वाले आंसर दिया है जल्दी जल्दी, आप लिखकर आंसर करेंगे क्योंकि इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। आप आंसर करें फटाफट, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रही हूँ, आप अपने आंसर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो लुढ़कती हुई तो बिल्कुल स्त्रीलिंग लग रहा है। झाड़ियों में चली गई, लुढ़कती हुई, हाँ बिल्कुल। लेकिन ये जो इन्होंने सवाल दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सवाल शायद जो ऑप्शन में दिया गया है या प्रश्न में दिया गया, क्योंकि लुढ़कता भी तो हो सकता है। क्या इस लुढ़कती का लुढ़कता नहीं कर सकते हैं? ये सवाल ऐसा ही है, मैं इसको एक बार देखूंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लुढ़कती का लुढ़कता बना सकते हैं। अगर लिंग में परिवर्तन हो जाता है तो बिल्कुल ये जो है क्रिया विशेषण नहीं होगा। वैसे इसमें जो आंसर है वो लुढ़कता ही है, लुढ़कती है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है आंसर चेंज हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो जनजीवन कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे आपका राइट आंसर होगा। कोई सफेद सी चीज धप्प से आंगन में गिरी। कोई सफेद सी चीज कैसे गिरी, धप्प से। आप यहाँ पर देख रहे हैं धप्प से आंगन में गिरी, मतलब ये धप्प से है, इसमें कोई परिवर्तन आपको नजर नहीं आएगा, ना ये स्त्रीलिंग में है ना पुल्लिंग में है, एक सामान्य शब्द है। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। टॉमी कौन, कुत्ता, किस पर झपटा, चोर पर। कैसे झपटा, फुर्ती से। तो फुर्ती से कोई भी झपट सकता है, लड़की फुर्ती से झपटी, लड़का फुर्ती से झपटा। तो फुर्ती जो है एक ऐसा शब्द है जो आप सबके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर कैसे बैठ गया, सहम कर बैठ गया। या हम किसी लड़की का नाम रख दें कि जो रेखा है वो सहम कर कोने में बैठ गई। तो रेखा क्या नहीं बदला, सहम कर नहीं बदला, दोनों के साथ लगा सकते हैं। आज अचानक ठंड बढ़ गई। अचानक क्या हो गया, ठंड बढ़ गई। तो क्रिया विशेषण क्या है यहाँ पर, अचानक है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसलिए डाउट किया, गेंद की जगह पे आप फुटबॉल कर दो। फुटबॉल क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो फुटबॉल लुढ़कता हुआ झाड़ियों में चला गया। तो क्या आप इसको कह सकते फुटबॉल लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, नहीं कह सकते। फुटबॉल लुढ़कता हुआ झाड़ियों में चला गया। तो ये वाला वाक्य तो उन्होंने दे रखा है, लेकिन ये मुझे लगता है इसमें कोई भी ऐसा क्रिया विशेषण मुझे तो खैर नजर नहीं आ रहा है।
बाकी जो आपको समझ आए तो आप एक बार बताइएगा किसके अंदर ये वाला क्रिया विशेषण है। चलिए, इतनी देर से हम लोग जो है क्लास कर रहे, टाइम क्या हुआ 8:10। तो ये आपका पहला चैप्टर था और मुझे लगता है जितना मुझे लगा कि इसके अंदर प्रश्न जहां जहां से बन सकते हैं, चाहे वो कवि के बारे में हो, उसकी रचनाओं के बारे में हो, या फिर जो आपका चैप्टर है उसको समझाने के लिए हो, या फिर जो एमसीक्यूज निकलते हैं उसके लिए है, वो सब मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। दूसरा जो अभी प्रश्न आया था पीजीटी के लिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बताना फिर से चाह रही हूँ, जो विद्यार्थी लेट जुड़े थे, जब पीजीटी की क्लासेस होंगी तो आपको 11th और 12th की देखनी है, ठीक है। ये क्लासेस आपको देखनी है और ये क्लासेस भी शुरू होंगी, कल या परसों से शुरू कर देंगे। अगर आप दोनों की तैयारी करें फिर तो आपको सारा ही देखना पड़ेगा। फिर तो आपको, मैंने इसलिए अलग नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत जगहों पर देखा टीजीटी का अलग बैच, पीजीटी का अलग बैच, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्यों अलग अलग बैच में एडमिशन लें। फिर अगर अलग अलग होता तो आपको, मान लीजिए मैंने इसको अलग कर दिया होता, इसको अलग कर दिया होता, तो आपको 2 जगह एडमिशन लेना पड़ता। तो ये सब आपकी सुविधा के लिए देखते हुए इकट्ठे कर दिया गया। आप थोड़ा सा जो केवल एक की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी क्लासेस देखें। वैसे जब ग्रामर वाला पार्ट आएगा तो उसको मैं अलग कर दूंगी, टीजीटी ग्रामर, पीजीटी ग्रामर, ठीक है। तो अभी तो चैप्टर आपके देख रहे हैं, आप ऐसे ही जो है पढ़ेंगे। सही है गेंद के अकॉर्डिंग, लेकिन देखो सही एक के अकॉर्डिंग सही होने से नहीं होता है। सही तब होगा जब आप लिंग बदल दें और वो शब्द परिवर्तित ना हो। मुझे लगता है मैंने गेंद का लिंग बदल दिया तो ये लुढ़कती शब्द लुढ़कता में चला गया, तो इसमें तो कोई क्रिया विशेषण होना ही नहीं चाहिए। ये मेरा अपना है, बाकी मैं इस पर थोड़ा सा और काम करूंगी, फिर आपको बताऊंगी इसमें है कि नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है एक प्रैक्टिस क्लास जो है वो कर लेनी चाहिए यूट्यूब पर भी। तो जुड़िएगा आप लोग, 8:30 बजे क्लास शुरू करेंगे। अभी तो 10-20 मिनट है, तब तक आप पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पानी पी लेती हूँ और उसके बाद मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से प्रश्नों की, क्योंकि कल भी नहीं किया था तो आज, कल संडे हो जाएगा, कल भी नहीं हो पाएगी, तो आज तो कर ही ले, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। कोई सुझाव हो, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, कुछ नए भी हैं, अगर आपने कहीं और से भी क्लासेस ली होंगी, इसमें हम और क्या बेहतर कर सकते हैं, या आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, क्योंकि मुझे पता है यहाँ जितने लोग हैं कहीं ना कहीं आप एज अ टीचर काम कर ही रहे हैं, तो आपके भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं इसको लेकर, कंटेंट को लेकर या फिर एक्सप्लेनेशन को लेकर, तो आप बता सकते हैं कि मैडम ये इसके अंदर और चीजें हो सकती हैं। तो आपके सुझाव बिल्कुल आमंत्रित हैं, आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आप सुझाव देना चाहें। सही नहीं है गेंद वाला, हाँ, लेकिन ये सेंटेंस मैंने वैसे एज इट इज उठाया है जैसा उस एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, बाकी कल क्लासेस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मिलोगे थोड़ी देर में, है ना, वापस से।